हुँ। हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोज़गार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख़्याल रख रहे होंगे। जल्दी-जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में और बताइएगा मुझे कैसे हैं आप सभी लोग? बताइएगा कैसे हैं आप सभी लोग? तो मैं कहूँगी मुझे पूरी उम्मीद है बिल्कुल सही होंगे क्योंकि आपकी क्लासेस रोज़ मैं पढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, मैं बैठकर पढ़ाने में स्वस्थ महसूस कर रही हूँ, लेकिन मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, एक ही दिक्कत है, इसलिए आपकी कल की क्लास भी छोटी हुई थी, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी। इसीलिए आज मैं आपको बैठकर पढ़ाऊँगी, आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी। पर थोड़ा-सा 1-2 दिन अगर आप मुझे कोऑपरेट करेंगे, तो निश्चिततः है मुझे थोड़ा फ़ायदा होगा और आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी। ठीक है? तो शुरू करते हैं, आज का टॉपिक हमारा क्या है? तो समास है। आज का टॉपिक क्या है? समास है। कैसे बना है ये समास शब्द? कोई मुझे बताएगा कैसे बना है ये समास शब्द? तो ये समास शब्द बना है समधन आस से। आस से। बहुत सटीक अर्थ इसका शब्द से नहीं निकल पाता, पर फिर भी मुझे बताने हैं ये। सम का अर्थ होता है बेटा समीप, समीप, समीप और आस का अर्थ होता है बैठना, बैठना। तो क्या ये शाब्दिक अर्थ सही निकल रहा है? तो मैं कहूँगी प्रॉपर तो नहीं निकल रहा। पर हाँ जी, समास का शाब्दिक अर्थ अगर हम इसमें निकालें तो होता है शब्द समास का जो वास्तविक अर्थ होता है, वो होता है बेटा संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करना या फिर आप कहेंगे संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त करना को ही हम संक्षिप्तीकरण कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं और इसके अलावा हम इसे कह सकते हैं समीप लाना, समीप लाना। मतलब कैसे समीप लाना? तो आप कहेंगे समास विग्रह के बाद जिन पदों के बीच में कुछ चीज़ों से दूरी आती है, उन दूरी को मिटाना है भैया, है ना? जिन पदों से दूरी आती है, उन्हें मिटाना है और फिर क्या करना है? कुछ अव्यय पद होते हैं, कुछ अन्य पद होते हैं, बता देंगे आपको। उन्हें क्या करना है? मिटाकर करीब लाना है। मैम अभी बैठ के पढ़ा रहे हैं क्या? जी बेटा, मैं बैठ के पढ़ा रही हूँ। मेरे सामने ये इस तरह की एक स्क्रीन है, जिस पे मैं लिख रही हूँ। सीधी-सादा बिल्कुल स्क्रीन है। मैं पूरा लिख रही हूँ, वो आपके पीछे सामने लिखता चला जाएगा। बस मैं खड़े नहीं हो पा रही। एक ही दिक्कत है, कुछ दिन की बात है, 2, 4, 6 दिन में ठीक हो जाएगी आपकी मैम, तो फिर तो आपको पता ही है कि पढ़ाना ही है। अपना तो एक ही काम है, पढ़ाना ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो समास का अर्थ क्या है बेटा? संक्षिप्त करना या संक्षिप्तीकरण या समीप लाना। किन पदों को? तो 2 सामासिक पदों को क्या करना है? क्या करना है? समीप लाना और समीप लाने के बाद ये क्या बन जाएँगे? ये बन जाएँगे समस्त पद या सामासिक पद। ठीक है? बताओ, सामासिक पद, तो आप क्या कहेंगे? 2 पदों के बीच 2 पदों के बीच पदों के बीच 2 पदों के बीच आए कारक चिन्हों अव्यय पदों अव्यय पदों आदि को आदि को हटाकर हटाकर पदों को समीप लाना, पदों को समीप लाना, समीप लाना, लाना समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है? बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स देख लेती हूँ एक बार। थैंक यू सो मच। जी, है ना? बताओ। हाँ जी, इतना ही बहुत है, आप बना लोगे विशेषण, उससे ज़्यादा विशेषण की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे ही
बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मैम, हम पढ़ लेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नहीं, नहीं, बैठ के पढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे पढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है? एनर्जी में भी कोई दिक्कत नहीं है, बस खड़ा नहीं हुआ जा रहा, खड़े होने में पेन हो रहा है। इस तरह से दिक्कत है ना? तो आप कहेंगे क्या कहलाता है? समीप लाना समास कहलाता है। अच्छा मैम, जब पदों को समीप लाया जाता है, बताइए समास लगाने के बाद बनने वाला पद क्या कहलाता है? बनने वाला पद क्या कहलाता है? बनने वाला पद क्या कहलाता है? तो वह पद कहलाता है बेटा, वो पद क्या कहलाता है? पद सामासिक पद कहलाता है मेरे दोस्त। क्या कहलाएगा? सामासिक पद कहलाता है। कहलाता है। कहलाता है। अन्य नाम और क्या हो सकता है? समस्त पद भी कहलाता है। समस्त पद भी ये कहलाता है। ठीक है? अब समझो समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह, बल्कि नया पेज ले लेती हूँ क्योंकि नीचे का आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बैठी हूँ ना। तो आप कहेंगे समास विग्रह क्या कहलाता है? समास विग्रह क्या कहलाता है? समास विग्रह क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे सामासिक पदों का विस्तार करना, मतलब उनको खोल के लिखना, विस्तार करना ही समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। कहलाता है। क्या कहलाएगा बेटा? आप कहेंगे सामासिक पदों को का क्या करना है? विस्तार करना है। ठीक है? उनको अलग अलग करना है। विस्तार करना लिख सकते हो या विग्रह सही लिखूं मैं, है ना? या विग्रह कहलाता है, या आप इस विस्तार करने की जगह अलग अलग करना भी लिख सकते हो। अलग अलग करना भी कह सकते हो। अच्छा, दो प्रकार से समास पूछा जाता है आपसे। कुछ जगह माना जाता है समास के भेद कितने होते हैं? हाँ, ऐसे ही होता है बेटा। तबीयत खराब हो गई थी मेरी, क्लास कैसे कवर करूं? आराम से कर लेना, अभी छुट्टी भी पड़ेंगी आपकी 1-2 दिन की तो। 23/2/26 का पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ बेटा। 23/2/26 को क्या था, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था। अब हो जाएगा, अब अपलोड हो जाएंगी। ठीक है? ठीक है? टेंशन ना लो। ठीक है? हाँ जी, हो जाएगी ऋतिक, हो जाएगी अब अपलोड। ठीक है? चलिए, समास के भेद कितने होते हैं? तो आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी। समास के भेद कितने होते हैं? भेद कितने होते हैं बताओ? तो कोई कहेगा 4 होते हैं, कोई कहेगा 6 होते हैं। कहीं मिलेगा आपको 4 होते हैं, कहीं मिलेगा 6 होते हैं। होता है या नहीं होता है? तो आप बोलेंगे मैम बिल्कुल होता है। कैसे होता है ये 4 और 6? देखो भैया, दोनों ही सही हैं, गलत है कोई नहीं। मैं कहूंगी 4 भी होते हैं, मैं कहूंगी 6 भी होते हैं। मैं कहूंगी 4 भी होते हैं और 6 भी होते हैं, क्योंकि मुझे आपको पीडीएफ देनी है तो सुंदर दिखनी चाहिए। तो मैं कहूंगी दोनों होते हैं, कोई भी इनमें गलत नहीं है। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तो आप कहेंगे देखो मैम, अगर मैं बात करूं पदों की प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर समास, आधार पर समास, तो कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे मैम तो ये होते हैं 4। तो ये होते हैं 4। मुझे इसको लगता है अगले पेज पर ले जाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं है, इधर कर देते हैं। थोड़ा सा इसको भी ऊपर कर देते हैं, है ना? चलो, पदों की
प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? तो कहना मैम 4 भेद होते हैं। कैसे होते हैं 4 भेद? देखो भैया, समास में जैसे मैं एक बात लिखूं उसे बनाने से पहले थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं। मैं कहूं राजमहल, रुको। मैं कहूं आपसे रसोई घर, पहले रुको। रसोई घर, ठीक है। आप क्या कहेंगे, इसका समास विग्रह कैसे होगा? आप कहेंगे रसोई के लिए घर, मतलब खाना बनाने के लिए घर, के लिए घर, ठीक है। मैं आपसे कहूं न्यायालय, समझना, न्यायालय, न्यायालय, ठीक है। तो आप कहेंगे न्याय के लिए आलय। आप क्या कहेंगे? न्याय के क्या हो रहा है? रुको। न्याय के लिए आप कहोगे आलय, आलय, ठीक। चलो, यहां पर आपको 2 पद दिखने चाहिए। ये जो रसोई घर है ना, इसमें एक रसोई है, एक घर है, इसमें एक न्याय है, एक आलय है। तो हर समास में कितने पद होते हैं? तो कहना हर प्रकार के समास में कितने पद होते हैं? समास में 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं, पद होते हैं। चाहे तो आप और देख लो। मैं कहूं चक्र पाणी, पाणी, बताओ एक पद क्या हुआ? तो आप कहेंगे चक्र हो गया। दूसरा क्या हुआ? पानी हो गया। मैं आपको से कहूं नील कमल, तो आप क्या कहेंगे? मैम एक हो गया शब्द नील, एक हो गया कमल। और ये समास में मिल जाते हैं, ये ऐसे हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो क्या हो गया? माता पिता में भी 2 पद होते हैं, बीच में योजक लग जाता है। 2 पद होना जरूरी है ना? 2 पद होना जरूरी है। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम में ही आपको समास समझ में आ जाएगा। तो जो 2 पद होते हैं ना, उनमें एक की प्रधानता होती है। प्रधानता का अर्थ क्या आप जानते हैं? प्रधानता का अर्थ हो गया अधिक महत्वपूर्ण, है ना? प्रधानता का मतलब हो गया अधिक महत्वपूर्ण। इस आधार पे 4 प्रकार के समास होते हैं। एक होता है प्रथम पद प्रधान समास, प्रधान समास, जिसमें पहला पद अधिक महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। एक होगा द्वितीय पद प्रधान समास, द्वितीय पद प्रधान समास, प्रधान समास, जिसमें दूसरा पद प्रधान होगा। तीसरा होगा उभय पद, उभय का मतलब होता है दोनों, उभय पद प्रधान समास, प्रधान समास। और तीसरा होता है क्या बेटा? तो चौथा होता है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, मतलब अर्थ प्रधान समास, अर्थ प्रधान समास, समास जिसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? उभय पद, उभय पद अप्रधान समास, अप्रधान समास, समास। क्या मैं एक बात समझ सकती हूं? क्या मैं इतना भरोसा कर सकती हूं कि इसमें आपको पूर्व और उत्तर पद पता होगा? पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। दोनों पदों को हम क्या कहेंगे? उभय पद कहेंगे, उभय पद कहेंगे। अभी मैंने प्रधान नहीं बताया, सिर्फ पदों के नाम बताए हैं। और किसी को भी नहीं हम क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कोई भी नहीं प्रधान, ठीक है। हाँ जी, मैम की तबीयत ठीक नहीं है सो मैं इसलिए। चलो, मैंने आपसे कहा 4 प्रकार के समास होते हैं पदों की प्रधानता के आधार पे। मैं आपको फिर बता रही हूं कि कितने प्रकार के समास होते हैं पदों की प्रधानता के आधार पे। तो आप कहेंगे 4 प्रकार के समास होते हैं, ठीक है। प्रथम पद किसमें समास में होता है प्रधान? तो आप कहेंगे मैम अव्ययी भाव में प्रथम पद क्या होता है? अभी मैं ये सब पढ़ाने वाली हूं आपको।
अव्ययी भाव में क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, सिर्फ इतना बता रही हूं, अभी कर दूंगी जूम, टेंशन मत लो, है ना। तो क्या होता है, अव्ययी भाव जो समास होता है उसमें पहला पद प्रधान होता है। वहीं मैं बात करूं द्वितीय पद मतलब दूसरा पद प्रधान किस में, कौन से समास में होता है, तो आप कहेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो आप कहेंगे मैम इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है और तत्पुरुष से ही जुड़े दो भेद माने जाते हैं, एक होता है द्विगु समास, द्विगु समास, और एक होता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, समास। ठीक है, बताओ, क्लियर। कौन कौन से होते हैं, एक होता है द्विगु समास और एक होता है कर्मधारय समास। थोड़ा सा ठंडा करना एसी, विवेक, एसी। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास, ठीक है। और अर्थ के आधार पे समास होता है बहुव्रीहि समास। अर्थ के आधार पर जो अर्थ प्रधान होता है वो होता है बहुव्रीहि समास में। बहुव्रीहि समास में क्या होता है बेटा, अर्थ प्रधान होता है। क्या होता है, अर्थ प्रधान होता है। यहाँ भी अर्थ प्रधान होता है, इसमें बहुव्रीहि में, ठीक है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। उभय पद का मतलब दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान। में एक बार फिर लिख देती हूँ ब्रैकेट में, दोनों पद प्रधान, ठीक है। और अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान, द्विगु में दूसरा पद प्रधान और कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान, ठीक है। हिंदी में समास के कितने भेद माने जाते हैं भैया, तो वो माने जाते हैं समास के साधारणतः अर्थ के आधार पे कह सकते हो, हिंदी में कह सकते हो। हिंदी में समास के हम कितने भेद पढ़ते हैं, हिंदी में हम समास के कितने भेद पढ़ते हैं, समास के भेद कितने पढ़ते हैं, समास के भेद कितने हम पढ़ते हैं, कोई बताएगा मुझे। तो हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं 6 भेद। कितने भेद बेटा, कितने पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं 6 भेद। कितने, 6 भेद, ठीक है। कौन कौन से, कौन कौन से, कोई बताएगा, बताओ, कोई बताएगा कौन कौन से। तो हम यहाँ पे तत्पुरुष समास पढ़ते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष से ही जुड़ के हम दो अन्य समास पढ़ते हैं, जोड़कर पढ़ते हैं। अब वैसे इनका अलग प्रभुत्व है, जैसे जातिवाचक संज्ञा से समूहवाचक और द्रव्यवाचक निकली है, परंतु फिर भी इनका अलग अस्तित्व है, जिसमें से एक है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, समास, और दूसरा है द्विगु समास। कौन सा है, द्विगु समास, समास, ठीक है। इसके अलावा आप कहेंगे मैम एक है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, समास। एक है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ठीक है। और अंतिम है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है, ठीक है। ये हो गए समास के 6 भेद, समास के 6 भेद। सबसे पहले शुरू करेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 2 भेद तो आ जाते हैं, द्वंद्व कर्मधारय समास और द्विगु समास, उनको हम अलग पढ़ेंगे, ठीक है। वो समानाधिकरण व्याधिकरण वो अलग पढ़ेंगे, समानाधिकरण तत्पुरुष वो अलग पढ़ेंगे। कारक विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास हमें पढ़ना है। तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास क्या होता है, क्योंकि उन दोनों को तो हमें अलग पढ़ ही लेना है, कर्मधारय और द्विगु को। तो समास, तत्पुरुष समास में देखो भैया 6 भेद तो होते हैं कारक विभक्तियों के आधार पे, 4 अन्य भेद होते हैं तत्पुरुष समास के, अलग तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, है ना। ये सारे मैं आपको करा दूंगी। तत्पुरुष समास मुख्यता क्या है, तो आप कहेंगे जिस समास में, जिस या जिन समस्त पदों के बीच, लिखो जिन सामासिक पदों के बीच, सामासिक
पदों के बीच, पदों के बीच किसका, कारक विभक्ति का, कारक विभक्तियों का, विभक्तियों का क्या होता है, कारक विभक्तियों का लोप होता है, लोप होता है, वहां क्या होगा, आप कहेंगे वहां तत्पुरुष समास होता है, वहां तत्पुरुष समास, समास होता है। कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, कौन सा, तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। किसका हो रहा है, कारक विभक्तियों का लोप होता है, मतलब हम कारक विभक्तियों को क्या करते हैं, गायब कर देते हैं, है ना। तो आप कहेंगे कारक विभक्तियों के आधार पर, कारक विभक्तियों के आधार पर, विभक्तियों के आधार पर, आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के, समास के 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो बेटा कारक कितने होते हैं ये तो आपको पता होगा ना, कारक कितने होते हैं ये तो आपको पता होगा ना, कोई मुझे बताएगा कारक कितने होते हैं, जल्दी से बताओ, कारक कितने होते हैं, कोई ये तो बता दो, तब तो आप आगे समझ पाओ, तब तो आपको मैं आगे समझा पाऊं, बताओ कारक कितने होते हैं, अगर आप ये बता पाओ तब तो मैं आपको कुछ आगे समझा पाऊं। आप तो यही नहीं बता रहे हो कारक कितने होते हैं, कितने होते हैं बेटा, 8 होते हैं, वेरी गुड, कितने होते हैं, 8 होते हैं, बहुत बढ़िया। फिर ये 6 क्यों होते हैं, मैं आपसे कहूंगी कर्ता कारक और संबोधन कारक की विभक्ति नहीं लगती। कर्ता कारक की विभक्ति क्यों नहीं लगती, क्योंकि कर्ता कारक नहीं लगती इसलिए क्योंकि कर्ता कारक मैं कहूं तुलसी ने किया, तो तुलसी ने किया वाला नहीं लगेगा, तुलसी द्वारा कृत आ जाएगा, फिर वहां करण कारक आ जाता है। इसीलिए कितने कारकों की विभक्ति होती है, सिर्फ 6 होते हैं भेद। कौन कौन से होते हैं एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहला भेद कौन आएगा, कर्म कारक आ जाएगा, कर्म कर्म तत्पुरुष आ जाएगा, है ना, कौन सा आ जाएगा, कर्म तत्पुरुष आ जाएगा, तत्पुरुष समास आएगा, समास आएगा, समास आएगा, है ना। बताओ अब क्या इसकी डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत है, मुझे पता है कि आप कहोगे मैम है, तो मैं कहूंगी वे सामासिक पद, सामासिक पद, पद जिनमें, जिनमें कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है, कर्म कारक की विभक्ति का, विभक्ति का क्या होता है, विभक्ति का लोप होता है, लोप होता है, वो क्या कहलाते हैं, कर्म तत्पुरुष समास कहलाते हैं, कर्म तत्पुरुष समास कहलाते हैं। बेटा बैठ के पढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी पढ़ा सकती हूँ, टेंशन मत लो, है ना। बताओ कर्म तत्पुरुष समास कहलाते हैं, कहलाते हैं। अब आप बताओ इसके उदाहरण, एक मैं बताऊंगी बाकी आप बताओगे, क्योंकि आपकी भी तो जिम्मेदारी है। बिल्कुल भी जब भी मैं जिम्मेदारी वाली बात कहती हूँ तुम बिल्कुल गायब हो जाओ। जैसे मैं कहूँ गृह आगत, गृह आगत, बताओ क्या अर्थ होगा गृह आगत। अगर आप इसको तोड़ के लिखेंगे तो आप कहेंगे मैम गृह आगत का अर्थ हो गया गृह को आया हुआ, आगत मतलब आया हुआ, घर को आया हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो हो गया, है ना, वो हो गया। और बताओ, हम कहेंगे बताओ बताओ बताओ, हाँ जी, कर्म को कर्ण से संप्रदान, नहीं नहीं हमें वो याद थोड़ी करनी है विभक्तियां, घर से आया हुआ, बताना जरा,
ये किस आधार पे बता रहे हो? घर से आया हुआ है, ये किस आधार पे बता रहे हो आप? हाँ जी, घर से आया हुआ किस आधार पे बता रहे हो? ऐसे थोड़ी होता है, बताओ। ऐसे थोड़ी होता है, बताओ। हाँ जी, ग्राम आगत, बिल्कुल। रथ चालक, रथ चालक, बताओ क्या हो जाएगा? रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला, है ना? बताओ। मुंह तोड़, वेरी गुड। जेव कतरा, जेव, बल्कि मैं ये ग्रह आगत को ना अभी के लिए तुम्हारा इसको हटा रही हूं। वो हटाने के पीछे वजह ये है क्योंकि आप में से बहुत बच्चे कहेंगे मैम ग्रह तो फिर अधिकरण हो जाएगा, उसको मैं समझाऊंगी। वेदज्ञ बेटा वो अलग आ जाता है, उपपद आ जाता है, वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। हाँ, वेदज्ञ आ जाएगा, वेद को जानने वाला, बिल्कुल। मैं यहाँ वेदज्ञ ही लिख देती हूँ। आपने बहुत सारे जवाब दिए, थैंक यू सो मच। आप कहेंगे हाँ, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत बच्चे ये कह देंगे, और मैं आपको ये भी बता दूंगी मुंह तोड़, तो इसका अर्थ क्या होगा? मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला, तोड़ने वाला, वाला, वेरी गुड। चलिए, क्योंकि मुझे आगे भी तो आपको बताना है जो नई चीजें होंगी। जेब कतरा, जेब कतरा, बताओ। ज्यादा नहीं लिखेंगे, वो नहीं आ रहा होगा अजय, बिल्कुल बिल्कुल, मैं जान रही हूं। गगन चुंबी, आपको नहीं आ रहा होगा समझ में, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ समझाया तो है नहीं। पहला समास मैं समझा रही हूं, पहला समास तो मैं समझा रही हूं, है ना? यश प्राप्त, यश प्राप्त, बताओ। यूं तो अभी मैंने बहुत समझाया भी नहीं है, फिर भी आपको समझ में नहीं आया, ये बड़ी बात होती है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है ना? तो आप क्या कहेंगे? हाँ जी, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला, कतरने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, मतलब बहुत ऊंचा, बताओ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को प्राप्त, बताओ। यश को प्राप्त मतलब जिसे यश मिला हो, है ना? बताइए। चिड़ी मार, हाँ बिल्कुल। सर्व प्रिय, सब का प्रिय, तो बेटा उसमें आ जाएगा संबंध पुरुष में, है ना? बताओ, बताइए। आज्ञा पालक, आज्ञा का पालन करने वाला, है ना? ऐसे हो जाएगा, है ना? थोड़ा संभल के थोड़ा सोच के बताओ। कर्म लगाना है, को ही लगाना है, विभक्ति सिर्फ को लगनी चाहिए, है ना? हाँ जी, बताइएगा। अब मैं आपको बताती हूँ। हाँ, ग्रह गमन मैंने अभी वही वही बताया था, ग्रह आगमन वही बताया था, या ग्रह आगत। चलो, दूसरा क्या हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास। क्या होगा? करण तत्पुरुष समास, समास, समास। करण तत्पुरुष समास क्या होता है? ये करण तत्पुरुष। आपको पता है करण कारक की विभक्ति क्या होती है? तो आप कहेंगे मैम साधन का बोध कराती है। हाँ, परलोक को गमन, बिल्कुल सही। आप बताओ, आप क्या कहेंगे? करण कारक क्या होता है? तो आप कहेंगे करण कारक होता है, क्या होता है? वह सामासिक पद, वह सामासिक पद। करण कारक तो साधन का बोध कराता है ना? सामासिक पद जिसमें, जिसमें क्या होती है? करण कारक की विभक्ति का लोप होता है। करण कारक की विभक्ति का क्या होता है? विभक्ति का लोप होता है। विभक्ति का लोप होता है, लोप होता है। करण
तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास कहलाता है, कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल बताना, बताइएगा। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, से का लोप होगा या द्वारा का लोप होगा। मैं कहूं तुलसी कृत, तुलसी कृत, तुलसी कृत, इसका अर्थ क्या होगा? तुलसी द्वारा कृत, मतलब तुलसीदास द्वारा, तुलसीदास द्वारा, द्वारा कृत मतलब रचित, रचित रामचरितमानस के लिए कहा जाता है तुलसी कृत रामचरितमानस। ठीक है, बताइएगा। मैंने कौन सी काटा पीटी करा दी बेटा? मैंने आपको सिर्फ ये बताया, आप लोग बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हो, तो मैं उसको संभलवा दूंगी। मतलब संभलवा दूंगी का मतलब उसको आगे ऐड करा दूंगी, है ना। मैंने तो कोई भी काटा पीटी नहीं कराई। कहाँ काटा पीटी कराई है बताना। आप कहोगे हाँ जी, हस्तलिखित, हस्तलिखित, मतलब इतने साफ नोट्स देने की कोशिश मैं आपको करती हूँ। मैं बैठ के भी बहुत धीमे लिखने की कोशिश करती हूँ, फिर भी आप लोग ऐसी बात करते हो। भय, हाँ, रत्न जड़ित, जड़ित, वेरी गुड, रत्न जड़ित, जड़ित। बताओ, यहां दिख रहा है ना, इसीलिए इस साइड में लिख रही हूं। बताओ। बोधगम्य, बोधगम्य मतलब बोध से समझ आने वाला। चलो, अब मैं आपसे कहूंगी हस्तलिखित का अर्थ क्या होता है? हाथ से, हस्त से लिखा हुआ, लिखा हुआ। बताओ, अर्थ तो यही होगा, से मतलब साधन। रतन से, रत्न से जड़ा हुआ, जड़ा हुआ। बोधगम्य, बोध से गम्य मतलब बोध से समझ आने वाला। बताओ। हाँ जी, क्लियर? बताएं, क्लियर? अब हाँ, धनहीन, वेरी गुड, धनहीन लिख सकते हो आप, धनहीन लिख सकते हो, धनहीन। ने, अरे वो तो हीन मतलब, अभी बताऊंगी, अभी बताऊंगी, अभी बताऊंगी, कोई नहीं, टेंशन मत लो। इसके बाद क्या आ जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास अभी बताऊंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा मत लिखवाओ ना, क्योंकि अत्यधिक हो जाएंगे ना तो फिर वही है कि संधि की तरह समास भी चलेगा 7 दिन, एटलीस्ट 3 दिन में तो संधि खत्म हो जानी चाहिए ना। हाँ, गुण से युक्त, वेरी गुड। समास फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, इंसाफ, समझ आ रहा है? बताओ, समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा होगा तो आपका फर्स्ट टाइम में ही दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो आप कहेंगे मैम देखो, वह सामासिक पद जिसमें, सामासिक पद जिसमें, पद जिसमें किसका लोप होता है? जिसमें, जल्दी से बता दो, संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप होता है। इनमें कुछ और ऐड करा दूंगी। संप्रदान कारक की, कारक की विभक्ति का लोप होता है, विभक्ति का लोप होता है, लोप होता है। क्या कहलाता है? संप्रदान तत्पुरुष कहलाता है। मैं जरा कारक की विभक्तियां भी लिखवा दूं, क्या होती है इसकी? को और के लिए होती है, के लिए होती है। ठीक है, इससे पहले वाले में करण की से होती है ना, लेकिन साधन, साधन होता है, साधन का बोध, है ना। अपादान की भी से होती है, कर्म की क्या होती है? को होती है। बताओ, ठीक है।
हाँ जी, मैं कहूँ हथकड़ी, मैं कहूँ हथकड़ी, मैं कहूँ न्यायालय, न्यायालय, मैं कहूँ विद्यालय, विद्यालय। बताओ और बता दो। हाँ जी, अभी बताती हूँ, रुक जाओ। आने दो, वो बता दूँगी। गौशाला, गौशाला। बताओ। आपसे पूछा जाए मसालदानी, मसालदानी। जल्दी से बताओ, मसालदानी। जल्दी से इनका समास विग्रह करो आप। जल्दी से इनका आप क्या कर दो? समास विग्रह कर दो। हथकड़ी का अर्थ क्या हुआ? हाथों के लिए कड़ी, के लिए कड़ी, कड़ी। बताओ, बताओ हाथों के लिए कड़ी, बताइए। बताओ। हाँ जी, उसमें बेटा अभी बता दूंगी। न्याय के लिए आलय, ये अभी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आलय। बताओ। विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, लिए आलय। बताओ। गौशाला, गाय के लिए, हाँ गुरु दक्षिणा, बिल्कुल। गाय के लिए, गौ के लिए, गौ के लिए शाला, शाला, है ना। मसालदानी, मसाले के लिए, मसाले के लिए दानी, दानी का अर्थ क्या हो गया बेटा? डिब्बा समझ लो, एक तरह का डिब्बा समझ लो, है ना, जिसमें बहुत सारे खाने होते हैं। दक्षिणा, वो गलत थोड़ी था। ग्रहागत या ग्रामागत, ये वो गलत थोड़ी था वो कर्म ही। पर आप में से कोई भी बच्चा ये कह सकता है मैम, क्योंकि ग्राम तो घर है, मतलब ग्राम तो एक स्थान है, तो क्या यहाँ अधिकरण कारक है? नहीं होगा, वो मैं अधिकरण कारक में अलग करा दूंगी। होगा कर्म कारक ही, गलत नहीं है, वो कर्म कारक ही था, बस मैंने वहां को उस समय के लिए हटवाया है कि वो मैं बाद में आपको ऐड कराऊंगी। गलत थोड़ी था, गलत होता तो मैं पहले लिखवाती ही क्यों? वो तो मैंने आप में से बहुत बच्चे बहुत विरोधी हो जाते हैं एकदम, इसलिए उनके लिए हटवाया था कि मैं अधिकरण के साथ इसको तुलना करके बता दूंगी। बताइएगा। हाँ हाँ, मच्छरदानी, मच्छर के लिए दानी, वेरी गुड। आप बोलेंगे गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए क्या हो जाएगी? दक्षिणा हो जाएगी। अब आ जाते हैं, बताओ। हाँ जी, देवों के लिए आलय, बिल्कुल देवालय। बताइएगा। अब आ जाते हैं हम अपादान तत्पुरुष समास। इस पे आएंगे बेटा, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास, समास, समास। अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है बेटा? से ही होती है। क्या होती है? से होती है। लेकिन ये बोध किसका कराती है? मुख्यतः अलगाव का बोध कराती है, अलगाव का बोध कराती है। तो अपादान कारक तत्पुरुष में क्या आएगा? बताइएगा। तो आप कहेंगे वे सामासिक पद, वे सामासिक पद, पद जिनमें, जिनमें अपादान कारक की विभक्ति का लोप होता है। अपादान कारक की विभक्ति का, विभक्ति का लोप होता है, लोप होता है। अपादान तत्पुरुष समास कहलाते हैं। अपादान तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास कहलाता है, समास कहलाता है।
कहलाता है। ठीक है, समझ गए? हाँ जी। अब आप बताओ अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण जो अलगाव का बोध कराएगा। बताओ। हम्म। सेवा निवृत्त, वेरी गुड। सेवा निवृत्त, निवृत्त का अर्थ होता है निपट गए हो सेवा से, मतलब खत्म हो चुकी है आपकी सेवा, आप अलग हो चुके हो सेवा से, है ना? बताओ ऋण मुक्त, देश निकाला, वेरी गुड। गरीबों को कंबल बांटे, संप्रदान है, संप्रदान है, बांटे मतलब देना, दान का भाव हमेशा संप्रदान आता है। समास क्यों लगेगा इसमें? समास क्यों होता? कारक है। समास क्यों होता? राजा ने गरीबों को कंबल बांटे, समास कहाँ है? कहाँ दो पद मिल रहे हैं? बताओ। देश निकाला, वेरी गुड। देश निकाला, देश निकाला, ऋण मुक्त, ऋण मुक्त। ठीक है, और बताइएगा। बलहीन, बिल्कुल। धनहीन, तभी तो आप बता रहे थे करण में, तो मैंने क्या कहा? नहीं, अलग हो ना, बलहीन हो, धन से हीन हो मतलब धन से अलग हो। धनहीन जो अभी बताया आपने कर्ण में, मैंने हटा दिया था क्योंकि धनहीन नहीं होता, धन से हीन होता है। सेवा निवृत्त, अब आप कर लोगे, मैं समझ रही हूँ। सेवा से निवृत्त मतलब अब आप निवट चुके हैं सेवा से, आपकी सेवा पूरी हो चुकी है। ठीक है। देश निकाला, देश से दूर भेज दिया गया, निकाल दिया गया है, निकाला। ठीक है, हाँ जी। मैं आपसे कहूंगी ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। ठीक है, और बलहीन, बल से हीन, से हीन मतलब बल नहीं है, बल से दूर हो तुम, है ना? बिल्कुल। धनहीन, धन से हीन, से हीन। क्लियर है? दो समास तत्पुरुष तत्पुरुष समास और रह गए हैं। एक संबंध तत्पुरुष, वो मैं करा देती हूँ। अधिकरण कल लास्ट में, कल करा दूंगी क्योंकि इतना ही टाइम बचा है। संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध कारक की विभक्ति बताना बेटा। समास, तो आप कहेंगे का, की, के, रा, री, रे। ये होती है संबंध कारक की विभक्ति। आप कहेंगे वे सामासिक पद, वे। अब अगर आपकी जगह कोई और स्टूडेंट होते ना, तो मैं ये डेफिनेशन नहीं बता रही होती, मैं बस उन्हें एक बताती कि जहां कर्म कारक की विभक्ति नहीं होती, वे फिर बाद में अपने आप लिख लेते। ये लिखवाने की जरूरत नहीं होती, पर आपको नोट्स चाहिए होते हैं, इसलिए मैं आपके लिए एक एक शब्द लिखवाती हूँ। वे सामासिक पद जिनमें संबंध कारक की विभक्ति का लोप होता है। अब जब मैंने तत्पुरुष में लोप लिखवा ही दिया, तो इसे लिखवाने की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी कारक की विभक्ति का लोप होता है, वहां संबंध तत्पुरुष समास होता है। संबंध तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, समास होता है। ठीक है, चलिए। जैसे बताओ, राजपुत्र, हाँ पथ से भ्रष्ट, बिल्कुल। राजपुत्र, बताओ राजपुत्र का अर्थ क्या हुआ? तो आप कहेंगे राजा का पुत्र, क्या हुआ? राजपुत्र हुआ। गंगा जल, गंगा जल, बताओ। गंगा जल नहीं, बैल गाड़ी, बैल से चलने वाली गाड़ी, वो अलग आ जाएंगे, मैं बताऊंगी ना कुछ और बताऊंगी। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा,
है ना? समाज शास्त्र। बताओ। क्लियर? बहुत बढ़िया। कर्ता नहीं आता। कर्ता नहीं आता और संबंध नहीं आता, बाकी सारे आते हैं। कर्ता नहीं आता क्योंकि कर्ता मैं कहूँगी तुलसी ने किया, तो तुलसी द्वारा कृत आ जाता है ना? ऐसे करके। राजमाता, इतने ही कर लेते हैं, इतने काफ़ी हैं। करण से आ जाता है, वो करण में बदल जाता है फिर। गंगा का जल, गंगा का जल, इसलिए इसमें ना कर्ता कार्य की विभक्ति नहीं आती। मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा, ना ही संबंध आती है, ना ही सॉरी संबोधन। समाज शास्त्र, समाज का शास्त्र, शास्त्र। और राज की माता, राजमाता कहलाती हैं। एक बच्चा है बेटा अधिकरण तत्पुरुष, वो मैं आपको कल ही कराऊंगी क्योंकि अभी मेरी 1 घंटे की क्लास और भी है और मैं 3 घंटे से पढ़ा भी रही हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गंगा पुत्र, गंगा का पुत्र, वेरी गुड, है ना? बताइएगा। प्राणनाथ, प्राणों के नाथ, बहुत बढ़िया। प्राणनाथ ये जरूर लिखो तुम, लो जी, प्राणनाथ ये जरूर लिखो। प्राणनाथ, प्राणों के नाथ, ये लो, प्राणों के नाथ, हृदयनाथ, हृदय के नाथ, है ना? ऐसे करके। तो ये क्या हो गया, संबंध तत्पुरुष। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे बता दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। कोशिश की थी मैंने। देखो बैठ के पढ़ाने में तो बेटा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी आपको आपकी वर्णमाला की भी मुझे आपको क्लास देनी थी। अगर आप बैठ के पढ़ाने में कंफर्टेबल हैं तो मैं आपको आराम से बैठ के 4 घंटे में आराम से इस तरह से बैठ के, देखो भाई कुछ और नहीं है इसमें। ये एक तरह से प्रॉम्प्टर है, खाली पेजेस हैं जिस पर मैं लिख रही थी, खाली पेजेस हैं, ठीक है? सब मैंने आपके सामने ही लिखा है और वो खाली पैड पर मैं आपको लिख रही थी जो कि यहाँ से, जिससे मुझे बैठने की सुविधा मिल जाती है, ठीक है? चलिए मैं मिलती हूँ आप सभी से। भूवर्ही में होगा मैम, आपने गंगा पुत्र को भूवर्वी में होगा। भूवर्वी तो मैं समझ ही नहीं पा रही, पर गंगा पुत्र तो कहाँ लिखा है? गंगा पुत्र, गंगा जल, गंगा का जल कहाँ लिखा है? करीना बताओ, कहाँ लिखा है? मैंने कहाँ लिख दिया गंगा का जल? देखना। अरे तो गंगा का ही तो जल होगा। भूवर्भी मुझे तो समझ नहीं आ रहा, 1 मिनट कमेंट दिखाना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। 1-2 दिन की बात है, ज्यादा नहीं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मैं जो ये बहुब्रीही, गंगा जल बहुब्रीही में क्यों हो जाएगा भैया? गंगा का जल बहुब्रीही में क्यों हो जाएगा? सीधे सीधे तो तत्पुरुष लग रहा है। गंगा जल का कोई और अर्थ निकल रहा है, गंगा जल का कोई तृतीय अर्थ निकल रहा है। गंगा धर बहुव्रीहि में होगा, गंगा को धारण करने वाले अर्थात शिव। गंगा जल का कोई अर्थ तो निकल नहीं रहा अलग से, तो कैसे हो जाएगा बहुव्रीहि में? तृतीय अर्थ निकालो ना, तब होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।